अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? एक जीनियस है ना? लेकिन आज हम उनकी उस कहानी में उतरेंगे जो किताबों में अक्सर नहीं मिलती। जीनियस, आइकॉन, शांति के दूत, ये सब तो हम जानते हैं, पर क्या अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोई गहरा राज भी था? हाँ, बिल्कुल। उनकी जो इमेज हम सब जानते हैं, उसके पीछे की सच्चाई कहीं ज्यादा पेचीदा और सच कहूं तो हैरान करने वाली है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ते हैं कि आइंस्टाइन कोई पैदाइशी जीनियस थे। अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है वो कहानी जो हम सुनते आए हैं कि वो बचपन से ही हर चीज में कमाल थे, और दूसरी तरफ है हकीकत। सच्चाई ये है कि वो 5 साल की उम्र तक ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। उन्हें स्कूल से नफरत थी, और सिर्फ मैथ्स और साइंस को छोड़कर बाकी सब्जेक्ट्स में उनके ग्रेड्स भी कुछ खास नहीं थे। बिल्कुल एक आम शुरुआत है ना? तो फिर जीनियस बनने की शुरुआत हुई कैसे? एक छोटी सी चीज से। जब वो 5 साल के थे, उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास दिया। बस वो एक लम्हा था। उस कंपास की सुई को बिना छुए घूमते देखकर उनके अंदर अनदेखी ताकतों को जानने की एक ऐसी जिज्ञासा जगी जो जिंदगी भर उनके साथ रही। यही वो चिंगारी थी जिसने सब कुछ बदल दिया। तो साइंस की दुनिया में तो वो कमाल कर रहे थे, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ, वो एक बिल्कुल अलग कहानी है। एक ऐसी कहानी जो टूटे हुए वादों और गहरे राजों से भरी पड़ी थी। चलिए जरा उनकी पर्सनल लाइफ की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 1902 में उनकी और मिलेवा मैरिक की एक बेटी हुई, लाइस सेरल, जिसके बारे में दुनिया को कभी पता ही नहीं चला। उसका क्या हुआ, ये आज भी एक राज है। फिर 1903 में उन्होंने मिलेवा से शादी की, लेकिन 1912 तक उन्होंने अपनी ही कजिन एल्सा के साथ अफेयर शुरू कर दिया। सालों तक अलग रहने के बाद 1919 में मिलेवा को तलाक दिया और कुछ ही महीनों के अंदर एल्सा से शादी भी कर ली। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, दूसरी शादी के दौरान भी उनके कई अफेयर्स थे। तो यहां एक पैटर्न साफ दिखाई देता है। जब वो पहली पत्नी मिलेवा के साथ थे तो अपनी कजन एल्सा के साथ अफेयर चल रहा था, और जब एल्सा से शादी हुई तो अपने सेक्रेटरी बेटी न्यूमन के साथ। और ये तो बस कुछ नाम है। उनके खतों और डायरियों से पता चलता है कि मार्गरेट, टोनी, एथिल, ऐसी कई और महिलाएं भी उनकी जिंदगी में थी। इस सब का उनके परिवार पर क्या असर पड़ा? शायद उनके बेटे हैंस एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये शब्द सब कुछ बयां कर देते हैं। उन्होंने अपने पिता के बारे में कहा, वो इकलौता प्रोजेक्ट जिसे उन्होंने कभी अधूरा छोड़ा, वो मैं था। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। अब आते हैं उनकी जिंदगी के सबसे बड़े विरोधाभास पर। एक तरफ शांति का दूत और दूसरी तरफ परमाणु बम। देखिए, पब्लिक में आइंस्टाइन हमेशा युद्ध के खिलाफ थे। इतने खिलाफ कि मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए उन्होंने 16 साल की उम्र में जर्मनी की नागरिकता तक छोड़ दी, और दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद वो न्यूक्लियर हथियारों को खत्म करने की वकालत करते रहे। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। जब उन्हें डर लगा कि नाजी जर्मनी एटम बम बना रहा है, तो उन्होंने 1939 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को एक चिट्ठी पर साइन किए। इस चिट्ठी में अमेरिका से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज करने की गुजारिश की गई थी, और इसी चिट्ठी ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट की नींव रखी। मतलब एक शांतिवादी के हाथों ही दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार की शुरुआत हुई। ये विरोधाभास सिर्फ युद्ध और शांति तक ही सीमित नहीं थे। नस्ल और भेदभाव पर उनके विचार भी उतने ही उलझे हुए थे। पब्लिक में वो हमेशा बराबरी की बात करते थे। 1946 में उन्होंने कहा था, नस्लवाद गोरे लोगों की बीमारी है। अमेरिका में सिविल राइट्स के वो एक बड़े समर्थक थे। लेकिन जब उन्होंने 1922 में एशिया की यात्रा की, तो अपनी पर्सनल डायरी में जो लिखा, वो सच में चौंकाने वाला है। उन्होंने लिखा, ये बहुत अफसोस की बात होगी अगर ये चीनी लोग बाकी सभी नस्लों की जगह ले लें। हम जैसे लोगों के लिए तो ये ख्याल ही बहुत निराशाजनक है। और ये बस एक लाइन नहीं थी। अपनी डायरी में उन्होंने चीन के लोगों को मेहनती, गंदे और मंद बुद्धि कहा। भारतीयों के बारे में लिखा कि वो जैविक रूप से कमतर हैं और वहां का मौसम उन्हें 15 मिनट से ज्यादा सोचने ही नहीं देता। ये बातें उनके पब्लिक इमेज से कितनी अलग हैं, है ना? ये गहरा पूर्वाग्रह दिखाता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इन सब विरोधाभासों को कैसे समझें? एक जीनियस, एक बेवफा पति, एक शांतिवादी, एक नस्लवादी, ये सब एक ही इंसान कैसे हो सकता है? शायद इसका जवाब हमें उनकी जिंदगी के आखिरी काम में मिलता है। अपनी मौत के वक्त आइंस्टाइन एक थ्योरी पर काम कर रहे थे। इसका नाम था द ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी। ये उनकी एक कोशिश थी कि फिजिक्स के सारे नियमों को एक ही खूबसूरत थ्योरी में बांध दिया जाए, जो ब्रह्मांड की हर चीज को समझा सके।
लेकिन वो इस थ्योरी को कभी पूरा नहीं कर पाए। वो अधूरी रह गई। और शायद आइंस्टाइन खुद अपनी उस आखिरी थ्योरी की तरह ही थे, महानता और खामियों का एक ऐसा कलेक्शन जो कभी पूरी तरह से एक नहीं हो सका। प्रतिभा, पूर्वाग्रह, जीनियस और एक इंसान की गहरी कमजोरियां, सब एक ही जगह, एक अधूरी अनसुलझी पहेली। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक जीनियस का संत होना जरूरी नहीं है। तो हम अपने ऐसे हीरोज को, अपनी इन महान हस्तियों को, उनकी तमाम खामियों के साथ कैसे याद रखें? उनके अविश्वसनीय योगदान को उनकी निजी गलतियों से कैसे अलग करें? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आसान नहीं है,